हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ इससे पहले जो हमारी इंडियन लॉजिक की सीरीज़ थी उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को कराए थे, वो मेरी ख़त्म हो चुकी है गाइज़। और आज की जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई है गाइज़ वो है हमारी 2 मार्क सीरीज़। तो गाइज़ इस सीरीज़ की खासियत ये है कि इस सीरीज़ के अंदर मैं जितने भी टॉपिक लेकर के आने वाली हूँ वो सभी टॉपिक मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए भी हुए हैं। मैं हर एक टॉपिक को कोशिश करूंगी कि हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस आप सभी के साथ लेकर के आऊं, ताकि आपको एक टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो गाइज जैसा आप सभी ने मेरी इंडियन लॉजिक सीरीज़ को प्यार दिया है, वैसे ही मेरी इस सीरीज़ को भी प्यार दीजिएगा। इस सीरीज़ को भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी लर्निंग में हेल्प हो सके। आइए गाइज आज बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से होने वाला है। और एक बात और बता दूं गाइज कि इस सीरीज़ के अंदर मैं अपना टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड आपका पीपल एनवायरनमेंट, आपका हायर एजुकेशन और आपका इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी के अंदर कुछ कुछ टॉपिक जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सभी टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज बंधे रहिएगा साथ में। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, चलते हैं। वो है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है गाइज? कम्युनिकेशन हम सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पीपल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हम सभी जानते हैं कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी जो है वो इंटीग्रेशन या मैं बोल सकती हूँ इंटरेक्शन कब करती है, किसके थ्रू करती है? कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर सकती है। तो कम्युनिकेशन के विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। और टीचिंग जो है वो पार्ट है हमारे सोशल सिस्टम का या हमारी सोशल एक्टिविटी का। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या इंटीग्रल पार्ट है हमारी टीचिंग का और हमारे लर्निंग प्रोसेस का। अगर मैं बात करूं, एक तरफ हमारा टीचर होता है, एक हमारे स्टूडेंट होते हैं। टीचर क्या करते हैं? टीचर अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट उनको उन नॉलेज और उनकी जो नॉलेज, उनके कंटेंट के बेस पर उनको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरीके से किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ? हमारा 2 वे कम्युनिकेशन हुआ, जिसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है ताकि टीचर क्लियर कर सके उन डाउट्स को जो स्टूडेंट के दिमाग में आए हैं। गाइस पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, जो है क्लास साइज कम्युनिकेशन। देखिए क्लास का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए हम जानते हैं कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो टीचर क्या करता है? टीचर जब किसी पर्टिकुलर बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या इंडिविजुअल अटेंशन या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसी एक बच्चे को, तो उसको गाइस बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फोकस कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले जाए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, गाइज याद रखिएगा, उसको क्लासरूम कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन का नाम मत दीजिएगा। वहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा? वहाँ पर आ जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि वो क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होगा। और जब भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन और लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन का पार्ट होंगे। अब यहाँ पर बोल रखा है स्मॉल ग्रुप। आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूँ स्मॉल ग्रुप की, तो वो होता है 15 to 20 जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। टीचर एक ग्रुप बनाता है ताकि टीचर क्या करे, डिस्कशन, सेमिनार, डिबेट, ट्यूटोरियल, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ टेक्निक्स है जिनका यूज़ करता है टीचर स्मॉल ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जितना बड़ा ग्रुप होता चला जाएगा, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए टीचर क्या करता है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की यूज़ करता है, जिसमें से हम बोल सकते हैं लेक्चर, उसके लिए बहुत ही सूटेबल मेथड होता है। टीचर यूज़ करता है लेक्चर मेथड का, अपने ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का भी यूज़ कर सकता है और ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकता है लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन एक टॉप पॉइंट है। देखिए डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कहता है कि पहले तो हर एक क्लासरूम कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ पर्पस होता है। तो अगर मैं बात करूं तो क्लासरूम कम्युनिकेशन एक क्या कम्युनिकेशन में बात करूं, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, एक प्राग्मेटिक प्रोसेस है, एक पर्पसिव प्रोसेस है। मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को हमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पूरा करना होता है। इन ऑब्जेक्टिव के बेस पर टीचर क्या करता है, कुछ मैसेज और कंटेंट डिज़ाइन करता है। वो मैसेज और कंटेंट आपके वर्बल भी होते हैं, रिटर्न भी होते हैं, पिक्टोरियल होते हैं और सिंबॉलिक होते हैं। वर्बल की मैं बात करूं, इट मींस डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आपका लेक्चर, आपके प्रेजेंटेशन, आपकी स्पीच। रिटर्न की मैं बात करूं, आपके बुक, आपके रिसर्च पेपर, आपकी स्लाइड्स, आपके हैंड नोट्स। पिक्टोरियल की मैं बात करूं तो ड्राइंग और ग्राफ के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। सिंबॉलिक की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक हमारे मैथ हैं, केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स हैं, जिनके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, उन सिंबल्स को यूज़ करता है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर एक टॉपिक आता है गाइज
हमारा रिटोरिक कम्युनिकेशन बोल सकते हो या बोल सकते हो आप रिटोरिक मैसेज। देखिए रिटोरिक मैसेज का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो लैंग्वेज को एफिशिएंटली या इफेक्टिवली यूज करना ताकि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओ, या मैं बोल सकूं कि बोलने और लिखने का एक ऐसा तरीका जिसका मेन मोटिव क्या होता है, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना या परसुएड करना, इंप्रेस करना दूसरों को। जैसे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी स्पीचेस के अंदर किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारे रिटोरिक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो आपको याद क्या रखना है, रिटोरिक कम्युनिकेशन या मैसेज को ध्यान में रखना है। और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बात होगी क्लासरूम कम्युनिकेशन की तो वो फ्री होना चाहिए बाइसनेस से, मतलब कि पक्षपात ना करे टीचर बच्चों के साथ। अप्रोप्रिएट वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, टीचर के बोलने में अप्रोप्रिएट एक तरीके से वॉइस की जो पिच है वो लो और हाई ना हो, एक मीडियम पिच का यूज़ करें, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करें और अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। उसके अंदर आपको, उसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डेवलप क्लासरूम कल्चर। कहने का मतलब क्या है, देखिए क्लासरूम कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं कल्चर का मतलब क्या होता है, आपकी नॉलेज, आपके जो नॉर्म्स हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, इन सभी का ट्रांसमिट होना वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो क्लासरूम के अंदर जो आपका कल्चर है वो कैसा होता है, वहाँ पर हर तरह के कल्चर के बच्चे होते हैं। तो हारमोनियस कल्चर मतलब कि सबके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन और एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है क्लासरूम के अंदर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट दे रखे हैं गाइज, मैंने इनको ध्यान से समझिएगा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक। क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो हारमोनियस होना चाहिए और कैसा हो, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन क्लासरूम कम्युनिकेशन कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे वोकल लर्नर्स होते हैं या ज़्यादा बोलने वाले जो लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं उन बच्चों को जो शाय नेचर के होते हैं, ठीक है। और आपने देखा है कि अगर मान लीजिए क्लासरूम कम्युनिकेशन ही अगर डेमोक्रेटिक हो गया तो क्या टीचर जो बच्चे, क्या टीचर अच्छी तरह से कमांड कर पाएगा उन बच्चों पर? नहीं कर पाएगा। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए ताकि बच्चे आपस में टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकें, लेकिन कम्युनिकेशन डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल, कहने का मतलब क्या है कि एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को एनकरेज करे कि वो एक्सप्रेस करे अपने ओपिनियन को, ठीक है, ताकि वो डेवलप कर सके उसकी रीजनिंग स्किल्स, उसकी एक तरीके से बोल सकते हैं उसके चैलेंजेस को, वो किस तरह से चैलेंज कर सकता है चीज़ों को, एनालाइजिंग स्किल्स की स्किल को उसकी, वो अपने आइडियाज़ को डिफेंड कर सके। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कब होगा, जब एक टीचर एनकरेज करेगा अपने बच्चों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, डिस्कशन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि उनके अंदर एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जा सके। उसके बाद हमारा आता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। देखिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एक क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट जो है ना वो क्या, स्टूडेंट जो है वो कंफर्ट फील करे फिजिकली भी और कैसे, मेंटली भी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। टीचर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो एक लेवल पर होना चाहिए, एक ही लेवल पर, समान लेवल पर सभी को मिलनी चाहिए। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इट मीन्स, वर्ड आया कंड्यूसिव, इट मीन्स क्या कि कोई भी नॉइसी एनवायरनमेंट ना हो, एक क्वाइटनेस होनी चाहिए, एक पीस वहां पर होनी चाहिए। लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो आपका कैसा होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है और प्रॉपर आई कांटेक्ट का होना जरूरी है। गाइस ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पुटअप होकर के आते हैं और हम उन्हें एक तरीके से, हम कुछ पॉइंट्स को इस तरह से घुमा दिया जाता है कि हम उन पॉइंट्स के मतलब नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा पॉइंट है क्या, एम्पैथी। देखिए एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी का मतलब ये होता है कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, वो बच्चे के साथ एक तरीके से, बच्चा अगर रो रहा है तो टीचर भी रोने लग जाए। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए क्लासरूम का, नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, एक फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, फीलिंग ऑफ वननेस होना बहुत जरूरी है। जो रिसीवर है ना वो एक्टिव पार्टिसिपेट कब होगा या सेंसिटिव कब होगा या अलर्ट होना चाहिए इमोशंस के थ्रू। इमोशंस जो है ना उसके वो कैसे होने चाहिए, वो उनका, उसके अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो, ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, एक टीचर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए एक टीचर का, या मैं बोल सकती हूँ कि एक टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, या टीचर का एक अंडरस्टैंडिंग, या उनके टीचर की एक अंडरस्टैंडिंग फीलिंग जुड़ी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि वो उनके इमोशंस को समझे और उनके इमोशंस को इम्प्रूव कर पाए और उनकी हेल्प कर पाए उनके क्वेरीज और उनको समझने में। तो गाइज ये होती है हमारी एम्पैथी। सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एप्रिसिएशन एंड पेशेंस। देखिए एप्रिसिएशन पेशेंस के अंदर क्या कहा गया है कि टीचर जो है ना वो अप्रिशिएट करे अपने स्टूडेंट्स को, उनके गुड वर्क और उनके नए नए आइडियाज़ के लिए। लेवल ऑफ पेशेंस टीचर का जो है ना वो इतना अच्छा होना चाहिए कि टीचर जो है ना वो फेस कर सके लर्नर जितने भी क्वेश्चन और क्वेरीज उनसे पूछे, ऐसा ना हो वो इम्पेशेंस हो जाए और वो उनसे इरीटेट हो जाए। तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि ज़्यादा
ज़्यादा पार्टिसिपेशन बच्चों का वहाँ पर बढ़ सके। इरिटेशन और इम्पेशेंस से क्या होगा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा। आई होप गाइज ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। इस सीरीज़ के अंदर जो पहला मेरा टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है, इंडियन लॉजिक सीरीज़ को इतना प्यार दिया, उस सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। और जो है मेरी वीडियोज़ को इसी तरह से देखते रहिएगा। थैंक